गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है काउंटर क्लेम फाइल कैसे करें, हाउ टू फाइल अ काउंटर क्लेम। इससे पहले मैंने 3 वीडियो और बनाए हैं। इन सभी वीडियो की एक ही ई बुक मैंने तैयार की है, जिसको मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा, जिसमें वाद कारण बाद में उत्पन्न हो तो काउंटर क्लेम कैसे करें, मतलब वादी की बहस हो गई, प्रतिवादी की बहस हो गई, प्रकरण अंतिम तर्क पे लग गया, उस समय हमें काउंटर क्लेम फाइल अगर करना है तो किस प्रकार से हम काउंटर क्लेम फाइल करेंगे, ये भी इसी एक ही ई बुक में मैंने लिख दिया है, जो मैं अभी आपको आगे दिखाने जा रहा हूँ। काउंटर क्लेम क्या है, सीपीसी आदेश 8 नियम 6 प्रति दावा का व्यापक मार्गदर्शन और काउंटर क्लेम कैसे फाइल करें, ये ही वीडियो है। ये सभी जानकारी मैंने एक ही ई बुक में अपलोड कर दी है और आने वाले काउंटर क्लेम से रिलेटेड जितने भी वीडियो होंगे उन सभी की जानकारी इसी ई बुक में आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसकी लिंक मैं नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा। तो आइए सर हम देखते हैं आगे। सर आप देख रहे हैं काउंटर क्लेम फाइल कैसे करें। ये ई बुक ही है जिसी के अंदर से ही मैं पढ़ के आपको इसके बारे में आगे की जानकारी दे रहा हूँ। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में कुल 158 धाराएं और 51 आदेश हैं। उसी में से आदेश 8 नियम 6 का है जो काउंटर क्लेम को परिभाषित करता है। इसमें बताया गया है कि यदि वादी के द्वारा कोई वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है तो प्रतिवादी के पास भी ये अधिकार उपलब्ध होता है कि उसमें वादोत्तर के साथ काउंटर क्लेम पेश कर सकता है। काउंटर क्लेम वादोत्तर के साथ ही पेश किया जाता है। यदि किसी कारणवश वादोत्तर के साथ पेश नहीं किया जा सका तो बाद में भी न्यायालय की अनुमति से पेश किया जा सकता है। जैसा कि आदेश 8 नियम 1 में लिखित कथन, जिसको रिटर्न स्टेटमेंट कहते हैं, प्रस्तुत करने के बारे में बताया गया है कि जैसे ही प्रतिवादी को समन की तामील होती है वैसे ही प्रतिवादी 30 दिन के अंदर उस वाद का वादोत्तर न्यायालय में पेश करेगा, रिटर्न स्टेटमेंट जिसको आप कह सकते हैं। यदि वो किसी कारण से 30 दिन में प्रस्तुत करने में असफल रहा तो न्यायालय जो भी कारण बताए, जो भी आदेश पत्रिका में उल्लेख करे, तो अधिकतम 90 दिवस उसको समय दे दिया जाएगा, उसके अंदर उसको प्रस्तुत करना आवश्यक है। लिमिटेशन इसकी तामील की तारीख से प्रारंभ होगी। जिस तारीख को प्रतिवादी को न्यायालय का समन प्राप्त हुआ उससे ही 30 दिन और 90 दिन की अवधि की गणना की जाएगी। इन्हीं के साथ वादोत्तर पेश किए जाने का प्रावधान है। लेकिन किसी कारणवश अगर वो लिखित कथन के साथ पेश नहीं कर पाया तो न्यायालय की अनुमति से बाद में भी पेश किया जा सकता है। जैसा कि मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया जो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप उसे देख सकते हैं। हमारा जो वर्तमान वीडियो है और टाइटल है काउंटर क्लेम कैसे फाइल करें। काउंटर क्लेम फाइल करने की प्रक्रिया नंबर 1 है काउंटर क्लेम का आधार तय करें। सबसे पहले आपको आपका ग्राउंड सेट करना होगा कि आप किस आधार पर काउंटर क्लेम पेश करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझ लें कि यदि वादी ने किसी भूमि की स्वत्व घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया और आपका ये कहना है प्रतिवादी का कि वो इस जमीन का मालिक है, तो अब उसके पास क्या ग्राउंड होंगे। जैसा कि आधार तय करने के बारे में बताया गया है इसमें, तो वो आधार जैसे कि आप मालिक अगर होने का कह रहे हैं तो क्या आपको रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से आपने उसको क्रय किया, या हिबानामे के आधार पर आपको प्राप्त हुई है, दान आपको किसी ने किया, पैतृक आपको प्राप्त हुई है, या दत्तक ग्रहण के जरिए प्राप्त हुई है, या वसीयत के द्वारा प्राप्त हुई है। जो भी आपका ग्राउंड है पहले आप वो आधार तय करें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वादी ने जो है कि कब्जे के आधार पर मालिक होने का दावा लगा दिया और एडवर्स पोजीशन के आधार पे मालिक होने का दावा कर रहा हो, या कोई अन्य आधार उसके पास भी हो सकते हैं, जिस भी आधार पे आया हो। लेकिन यदि आपके पास, जो आप प्रतिवादी हैं, तो आपके पास क्या आधार है, उसका रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत यदि आपने उसको किसी से क्रय किया तो सबसे पहले सर आपको ग्राउंड तय करना होंगे जिसके आधार पर आप काउंटर क्लेम के जरिए उस वादग्रस्त संपत्ति के मालिक होने की घोषणा न्यायालय से चाहते हैं। इसमें आपको सबसे पहला यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका दावा मुख्य वाद से संबंधित है। मतलब काउंटर क्लेम जो पेश किया जाएगा तो उसका उसी वाद विषय से संबंधित होना जरूरी है। जैसे कि वादी ने जिस संपत्ति के मालिक होने की मांग की है, आपके द्वारा भी उसी संपत्ति के मालिक होने की मांग की जा रही है। ऐसा ना हो कि आपने जो है कि वसूली का दावा उस पर लगा दिया काउंटर क्लेम में। मतलब वसूली का दावा इस प्रकार से वसूली का दावा कि कोई इस केस से अन्य टॉपिक पे वो आपका कुछ उसका लेन देन था और जो उसका स्वतंत्र दावा आपको पेश करना था आपने स्वतंत्र दावा पेश नहीं करते हुए काउंटर क्लेम कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए सर। इसी सूट से जो उसने वादी ने पेश किया उसी से संबंधित आपका काउंटर क्लेम होगा और दोनों का निर्णय एक साथ ही किया जाएगा, क्योंकि काउंटर क्लेम भी एक वाद पत्र ही होता है। यदि किसी कारणवश वाद पत्र रोक दिया जाता है तो भी काउंटर क्लेम
चालू रहता है और उसमें न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया जाता है। इसमें आगे जो स्थिति है कि दावा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 6A के तहत मान्य होना चाहिए। जो आपने काउंटर क्लेम का जो दावा किया है वो सीपीसी के आदेश 8 नियम 6 के तहत मान्य होना चाहिए, उसकी शर्तों के तहत होना चाहिए। पंजीकृत पता आपको साथ में लगाना होगा। आदेश 8 नियम 6 आदेश 8 नियम 12 में बताया गया है कि प्रतिवादी को पंजीकृत पता काउंटर क्लेम के साथ लगाना होगा। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो उसकी प्रतिरक्षा काट दी जाएगी, और यदि बाद में वो कोई उचित कारण न्यायालय के समक्ष बताता है तो हर्जाने के साथ उसको स्वीकार करके दोबारा अवसर भी दे दिया जाएगा। और इस प्रकार से अब इसमें सर दूसरा पॉइंट है, लिखित उत्तर रिटर्न स्टेटमेंट के साथ प्रस्तुत करें। मुख्य वाद के मतलब काउंटर क्लेम आपको कब पेश करना है, तो आपको रिटर्न स्टेटमेंट के साथ उसको प्रस्तुत करना है। जैसे ही आप वादोत्तर पेश करते हैं तो साथ में काउंटर क्लेम भी आप साथ में लेके जाएं। मुख्य वाद के उत्तर रिटर्न स्टेटमेंट के साथ काउंटर क्लेम दाखिल करें। यदि उत्तर के साथ दाखिल नहीं कर सके तो इसे मुख्य वाद के अंतिम तर्कों से पहले फाइल करना होगा। कहने का मतलब ये हुआ सर कि यदि आप किसी कारणवश वादोत्तर के साथ उसको पेश नहीं कर पाए तो आप तुरंत देर ना करें, अगली तारीख पे आप काउंटर क्लेम तैयार करके पेश कर दें, एविडेंस चालू होने से पहला पेश कर दें। क्योंकि यदि आपका वाद कारण पैदा हो चुका है और आप अंतिम तर्क की स्टेज पर अगर आप उसको लेके जाएंगे तो आपका काउंटर क्लेम स्वीकार करना एक बड़ी टेढ़ी खीर होगी, क्योंकि आपके पास ऐसा कोई आधार नहीं होगा डिले के बताने का। यदि आपके पास वास्तव में कोई आधार है तो आप उन आधार के साथ धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का एक आवेदन तैयार करें। उस आवेदन में सभी आधार लिखें और साथ में काउंटर क्लेम भी आप उसके साथ संलग्न करके न्यायालय के समक्ष पेश करें। फिर ये न्यायालय के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है कि वो आपके काउंटर क्लेम को स्वीकार भी करे या अस्वीकार करे। लेकिन आपके पास जो सर्वप्रथम सबसे जो है कि उचित अवसर जो है वो आपका वादोत्तर के साथ ही पेश करना, या किसी कारणवश तो वादोत्तर के बाद आप जो है कि एविडेंस के पहला भी आप पेश कर सकते हैं। जैसा कि 2018 का एक जो है कि एक फैसला है अशोक कुमार कर्मा विरुद्ध विग सीडीआर सुरेंद्र अग्निहोत्री 2018 का भारत के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, जो कि इसी ई बुक में मैंने अपलोड किया है, जो कि ऊपर अपलोड है। मैं आपको उसको भी पढ़ के बता दूंगा, उसकी भी जानकारी दे दूंगा। तो इसमें सर हम आगे चलते हैं कि यदि उत्तर के साथ दाखिल नहीं कर सके तो इसे मुख्य वाद के अंतिम तर्क से पहले आपको फाइल करना होगा, जो कि किस प्रकार से मैंने उसका भी कुछ रीजंस आपको सर बता दिए हैं। अब मैं इसमें आगे आपको जानकारी देता हूं। नंबर तीसरा है सर हमारा काउंटर क्लेम का प्रारूप, जिसको हम फॉर्मेट भी कह सकते हैं। काउंटर क्लेम में आपके दावे के तथ्य और आधार स्पष्ट रूप से लिखें, आवश्यक दस्तावेज और साक्ष्य संलग्न करें। काउंटर क्लेम में जो आपके तथ्य हैं कि आप किस आधार पे उस पे मालिक होने की मांग कर रहे हैं। जैसे कि हमने एक उदाहरण शुरू से ही हम लेके चले हैं, रजिस्ट्री के आधार पे आप मालिक होने की अगर मांग करते हैं तो आप उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखें कि इस तारीख को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के जरिए विक्रेता से इतने रुपए अदा कर इस रजिस्टर्ड क्रमांक के जरिए मैंने क्रय किया है और इसका मैं मालिक हूं। उसकी कॉपी भी आप संलग्न करें, प्रमाणित कॉपी, असल कॉपी जो आपके पास हो, क्योंकि वादी की ये जिम्मेदारी है। जिस प्रकार की आदेश 7 नियम 14 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में जिस प्रकार से वादी पे ये जिम्मेदारी दी गई है कि अगर वो वाद प्रस्तुत करता है तो वाद के साथ जिन आधारों पर वो दावा लेके आया है उनकी सूची तैयार करके वाद पत्र न्यायालय में पेश करेगा। यदि वो मुख्य जो आधार है इसका दावे का वो दस्तावेज पेश नहीं कर पाया या उसके पास है नहीं, तो प्लीडिंग के अंदर लिखेगा कि वो किसके कब्जे और शक्ति में है, ताकि आवश्यकता पड़ने पे न्यायालय के द्वारा भी उसको मंगवाई जा सके। यदि वो डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत नहीं करता है तो इसकी जो कमी है और इसका जो नुकसान है वो उसी को भुगतना होगा। जैसे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2024 की धारा 104 में बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में बताया है कि ये अगर वादी दावा पेश करता है तो उसकी जिम्मेदारी है कि उसके दावे को साबित करे। इसी प्रकार से यदि प्रतिवादी कोई काउंटर क्लेम पेश करता है तो प्रतिवादी की जिम्मेदारी है कि उस काउंटर क्लेम को साबित करे। धारा 68, धारा 67 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में गवाहों से भी प्रमाणित करने के बारे में बताया गया है, विल दस्तावेज। और यदि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत रजिस्टर्ड दस्तावेजों को गवाहों से प्रमाणित करवाना आवश्यक नहीं है, वो ऐसे ही साक्ष्य में ग्राह्य हैं। लेकिन यदि विक्रेता स्वयं इसको डिनाई कर देता है तो ऐसी दशा में रजिस्ट्री के उन गवाहों से भी आपको रजिस्टर्ड विक्रय विलेख को प्रमाणित करना अनिवार्य हो जाता है। ये धारा 68 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में बताया गया है सर। अब हम आगे चलते हैं। आवश्यक दस्तावेजों को साथ में संलग्न करें, जैसा कि इसमें बताया गया है कि पंजीकृत पते का सर मैंने अभी आपको बताया था, और आवश्यक दस्तावेजों का भी आदेश 8
नियम उपनियम में सारी बातें दी गई हैं। अब इसमें सर हम आगे चलते हैं कि कोर्ट फीस का भुगतान करें। जिस प्रकार से वादी वाद का मूल्यांकन करता है और मूल्यांकन करने के बाद कोर्ट फीस अदा करता है, उसी प्रकार से काउंटर क्लेम का भी वाद मूल्य तय किया जाएगा और उसमें निश्चित न्याय शुल्क और जो भी न्याय शुल्क है आपको अदा करना होगी। जिस प्रकार उदाहरण के तौर पे यदि हम स्वत्व घोषणा की मांग का दावा करते हैं और यदि आपने व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग 2 के न्यायालय में आपने काउंटर क्लेम पेश किया स्वतः घोषणा का, तो वहां 500 रुपए निश्चित न्याय शुल्क निर्धारित है। वर्तमान समय की बता रहा हूं सर, इन प्रेजेंट में। यदि आप व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग 1 के न्यायालय में काउंटर क्लेम पेश करते हैं तो वहां पे 1000 रुपए, और यदि आप अपर जिला न्यायाधीश महोदय के यहाँ काउंटर क्लेम करते हैं तो वहां 2000 है स्वतः घोषणा की फीस। ये निश्चित न्याय शुल्क के अंतर्गत आती है। और इसी प्रकार से जो अन्य शुल्क हैं, जैसे कि आपने कृषि भूमि है तो उसका 20 गुना करके, राजस्व का 20 गुना करके आपने जो वाद मूल्य तय किया तो उसमें आप कब्जे के लिए 12%, और कृषि भूमि में सर बता रहा हूं मैं, और आप जो है कि स्थायी निषेधाज्ञा की भी हम जो 12% के हिसाब से 120 रुपए की उसमें टिकट अलग से चस्पा करते हैं। तो ये आपको निश्चित न्याय शुल्क कोर्ट फीस उसमें जमा करना होगी, क्योंकि ये भी एक वाद पत्र की तरह ही होता है। आपके दावे के मूल्य के आधार पर उचित कोर्ट फीस जमा करें। नंबर 5वां है सर, अधिकार क्षेत्र की जांच करें। सुनिश्चित करें कि जिस अदालत में मुख्य वाद दायर है वह काउंटर क्लेम सुनने का अधिकार रखती है। वैसे तो सर जहां वाद पत्र विचाराधीन है उसी में काउंटर क्लेम पेश किया जाता है, तो जनरली सामान्यता तो उस अदालत को ये पूरा अधिकार है धारा 9 के तहत सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की, कि सभी सिविल प्रकृति के वादों को सुनने का अधिकार रखती है। लेकिन किसी कारणवश धनी अधिकारिकता या कुछ क्षेत्राधिकार जुरिडिक्शन कुछ कारण हो सकते हैं, तो यदि काउंटर क्लेम अपर जिला न्यायालय में है, यदि वाद पत्र अपर जिला न्यायालय में है तो आप काउंटर क्लेम वहां पेश करें। वर्ग 2 के यहाँ है तो आप वहां काउंटर क्लेम पेश करें। वर्ग 1 के यहाँ विचाराधीन है वादी का वाद, तो आप वर्ग 1 के यहाँ काउंटर क्लेम आप पेश कर सकते हैं। पक्षकारों को नोटिस, जब आप काउंटर क्लेम आप जारी पेश कर देंगे तो उसकी कॉपी वादी अधिवक्ता को दी जाएगी और वादी अधिवक्ता उसका जवाब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। यदि वो व्यतिक्रम करते हैं तो उनका अवसर समाप्त कर दिया जाएगा। इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है सर, महत्वपूर्ण बिंदुओं पे भी मैं आपका ध्यान दिला देना चाहता हूं कि महत्वपूर्ण बिंदु में ये बताया गया है कि काउंटर क्लेम एक स्वतंत्र दावा है। इसे मुख्य वाद के समानांतर सुना जाता है, मतलब दोनों का जजमेंट एक ही होगा, एक ही जजमेंट में दोनों का निराकरण जज साहब के द्वारा किया जाएगा। यदि मुख्य वाद वापस लिया जाता है तो काउंटर क्लेम फिर भी जारी रहता है। ये भी सबसे महत्वपूर्ण बात है सर। काउंटर क्लेम में दिए गए तथ्यों का स्पष्ट और ठोस होना आवश्यक है। आप मतलब स्ट्रांग ग्राउंड के आधार पर आए सर। ये नहीं है कि आप मालिक होने की तो बात कर रहे हैं लेकिन आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप किस आधार पे कर रहे हैं, तो ऐसा काउंटर क्लेम चलने योग्य नहीं होगा। वो गुण दोषों के आधार पे माननीय न्यायालय डिसाइड करेंगे जो भी आगे की स्थिति होगी। इसको हम बेहतरीन उदाहरण के साथ सर समझ लेते हैं। जो उदाहरण मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है काफी सरल और आसान भाषा में। मान लीजिए वादी ने 2 लाख रुपए की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया। प्रतिवादी दावा कर सकता है कि वादी ने उससे 50,000 का भुगतान नहीं किया और इसे काउंटर क्लेम के रूप में दाखिल कर सकता है। एक बार फिर पढ़ देता हूं सर, मैं ध्यान से सुनिएगा। वादी ने 2 लाख रुपए की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया। प्रतिवादी दावा कर सकता है कि वादी ने उसे 50,000 का भुगतान नहीं किया और इसे काउंटर क्लेम के रूप में दाखिल कर सकता है। मतलब वादी 2 लाख रुपए की वसूली के लिए मुकदमा लेके आ रहा है, इधर प्रतिवादी कहता है कि उसके भी 50,000 रुपए इससे लेना। तो एक ही वाद विषय, एक ही कंडीशन है तो इसमें काउंटर क्लेम इसमें कर सकता है। महत्वपूर्ण प्रावधान क्या होंगे सर इसमें? सीपीसी आदेश 8 नियम 6A काउंटर क्लेम दाखिल करने का अधिकार देता है। आदेश 8 नियम 6C काउंटर क्लेम अलग से सुनने का प्रावधान इसमें बताया गया है। तो इसमें जो निष्कर्ष सर हमारे सामने निकल के आता है वो निष्कर्ष ये है कि काउंटर क्लेम फाइल करना एक प्रभावी तरीका है जिससे प्रतिवादी अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है। यह प्रक्रिया मुख्य वाद के साथ विवाद का पूर्ण समाधान प्रदान करती है। तो इस प्रकार से सर जो आज का हमारे वीडियो का टाइटल है कि काउंटर क्लेम कैसे फाइल करें, तो उसके संबंध में मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। और इसी से रिलेटेड कुछ जानकारियां सर मैं आपको और दे देता हूं जो आदेश 8 नियम 6 से संबंधित है। शॉर्ट में आदेश 8 नियम 6 में प्रति दावे का कथन किया जाना इसमें बताया गया है कि यदि कोई प्रतिवादी प्रति दावे के अधिकार का समर्थन करने वाले किसी आधार पर निर्णय करता है, वह अपने लिखित कथन में यह निर्दिष्ट कथन करेगा कि वह ऐसे प्रति दावे के रूप में कर रहा है।
आदेश 8 नियम 6 प्रति दावे का अपवर्जन। यदि वादी यह दलील देता है कि इसका अलग से निराकरण किया जाए तो न्यायालय उसको सुनेगा और गुण दोषों के आधार पर डिसाइड करेगा। यदि न्यायालय को प्रतीत होता है इसका निराकरण अलग करना चाहिए तो अलग निराकरण करने का आदेश करेगा। यदि न्यायालय को उचित लगता है कि उसी बात में इसका निराकरण किया जाना चाहिए तो न्यायालय उसी बात में उसका निराकरण करेगा। आदेश 8 नियम 6 वाद के बंद कर दिए जाने का प्रभाव। वाद बंद कर भी दिया जाता है तो अभी काउंटर क्लेम चालू रहता है। इसमें एक महत्वपूर्ण एक न्याय दृष्टांत भी है। सईदा सुल्तान बनाम जगराम और अन्य 2012 भाग 1 MPLJ 398। इसमें आदेश 8 नियम 6 में बंद करना शब्द के बारे में बताया है कि धनी अधिकारिता वाले न्यायालय में दायर करने हेतु वादी को वाद पत्र लौटा दिया गया, बंद कर दिया गया, तो इसको बंद करना शब्द के अंतर्गत माना जाएगा। मतलब धनी अधिकारिता नहीं थी, इस कारण से उसको वापस कर दिया गया, तो ये माना जाएगा कि वो बंद कर दिया गया। 6 में बताया है प्रति दावे का उत्तर देने में वादी द्वारा व्यतिक्रम। यदि व्यतिक्रम किया जाता है तो न्यायालय निर्णय सुना सकेगा, प्रति दावे के संबंध में ऐसा आदेश कर सकेगा जो वो ठीक समझे। 6 में बताया गया है जब प्रति दावा सफल होता है वह प्रतिवादी को अनुतोष दिया जाएगा। जिस प्रकार से वादी का वाद पत्र में अनुतोष दिया जाता है उसी प्रकार से यदि वो काउंटर क्लेम जीत जाता है तो उसके द्वारा जो भी सहायता माननीय न्यायालय से मांगी गई है वो सभी सहायता उसको प्रदान की जाएंगी। 7 में पृथक आधारों पर आधारित प्रतिरक्षा पर मुजरा। 8 में प्रतिरक्षा का नया आधार। ये सर आदेश 8 नियम 8 है। प्रतिरक्षा का कोई भी ऐसा आधार जो वाद के संस्थित किए जाने या मुजरा या दावा करने वाले लिखित कथन के उपस्थित किए जाने के पश्चात पैदा हुआ हो, यथा स्थिति प्रतिवादी या वादी द्वारा अपने लिखित कथन में उठाया जा सकेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रतिरक्षा का कोई सा भी ऐसा आधार जो लिखित कथन के उपस्थित किए जाने के बाद पैदा हुआ है तो उसको भी न्यायालय में उठाया जा सकता है, ये इसमें बताया गया है। और 9 में पश्चातवर्ती अभिवचन का बताया आदेश 8 नियम 9 में कि प्रतिवादी के लिखित कथन के पश्चात कोई भी अभिवचन जो मुजरा के या प्रतिदावे के विरुद्ध प्रतिरक्षा से भिन्न हो, न्यायालय की इजाजत से ऐसे निबंधनों पर जो न्यायालय समझे उसको उठाया जा सकता है। और किंतु न्यायालय पक्षकारों में से किसी भी लिखित कथन या अतिरिक्त लिखित कथन किसी भी समय अपेक्षित कर सकेगा और उसे उपस्थित करने के लिए 30 दिन से अनधिक का कोई भी समय नियत कर सकेगा। तो इसमें पंजीकृत पते के बारे में सर बता दिया मैंने, 11 में बताया। 12 में पंजीकृत पता प्रस्तुत नहीं करने पर उसका प्रतिरक्षा समाप्त कर दी जाएगी और जुर्माना अगर वो देता है तो उसको स्वीकार कर लिया जाएगा और उसको वापस प्रतिरक्षा मान ली जाएगी। अब मैं आपको सर ई बुक से परिचय करा देता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं यही ई बुक है जिसके अंदर से मैंने आपको जानकारी प्रदान की है। इसी ई बुक के प्रारंभ में आप देख रहे हैं प्रति दावा दाखिल करने का सही समय सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत क्या इशू फ्रेम होने से पहले या बाद में प्रति दावा दाखिल किया जा सकता है। राइट टाइम टू फाइल अ काउंटर क्लेम अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड। कैन अ काउंटर क्लेम बी फाइल्ड बिफोर और आफ्टर फॉर्मिंग इश्यूज। ये सभी इस ई बुक में इसी से रिलेटेड बताया गया है। इसकी विषय सूची सर मैं बता देता हूँ। प्रस्तावना में आप जैसे देख रहे हैं इसमें ई बुक का उद्देश्य है वो भाग 2 में प्रति दावा का परिचय, प्रति दावा क्या है, प्रति दावा और वाद का अंतर, प्रति दावे के कानूनी आधार, भाग 3 में प्रति दावा की प्रक्रिया क्या होगी और भाग 4 में प्रति दावा प्रस्तुत करने के क्या आधार होंगे आपके पास में, ये सभी इसी बुक में बताया। भाग 5 में बताया प्रति दावे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान और केस कानून, जो मैंने अभी आपको वीडियो के प्रारंभ में पढ़ के बताया था वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। इसमें वो पूरी डिटेल के साथ इसमें दिया गया है, लिमिटेशन से रिलेटेड है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है वो। भाग 6 में व्यवहारिक उदाहरण और केस स्टडी, भाग 7 में उपयोगी सुझाव और मार्गदर्शन, भाग 8 में समापन और भविष्य की दृष्टि। ये सब ई बुक है सर। इसको मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अमेजोन की साइट पर पहुंच जाएंगे, वहां से आप इसे परचेस कर सकते हैं। 99 रुपीज प्राइस इसकी मेरे द्वारा रखी गई है। जिसको भी आवश्यकता महसूस हो इसको परचेस कर सकते हैं। मेरे कई व्यूअर्स का कहना है कि सर आप जो भी वीडियो में जानकारी देते हैं उसका हमें रिटर्न में भी उपलब्ध कराएं, तो मैंने आपकी समस्या का समाधान कर दिया और हर वीडियो के नीचे एक ई बुक में अपलोड कर देता हूँ। और वाद विषय से रिलेटेड काउंटर क्लेम से रिलेटेड मेरे जितने भी वीडियो सर अब मैं अभी और भी अपलोड करूंगा वो सभी का समावेश इस ई बुक में है और इसी के अंदर से मैं आपको जानकारी भी देता हूं। और वो ई बुक मैं आपको बता भी रहा हूं क्योंकि आप अमेजोन पे जाएंगे तो वहां आपको ई बुक नहीं दिखेगी, सिर्फ पहले का शुरू का एक पन्ना ही दिखेगा। आप खरीदेंगे जब आपको बाकी के पन्ने दिखेंगे। लेकिन मेरा मकसद आप सभी लोगों की समस्या का समाधान करना है, इसलिए ई बुक के अंदर जो जानकारी है वही मेरे द्वारा वीडियो में दी गई है और ई बुक को मैं आपको दिखा भी रहा हूं ताकि आपको अमेजोन पे नहीं दिखेगी, यहीं आप देख सकते हैं। इसमें भाग 8 में समापन और भविष्य की दृष्टि, अनुलग्न और धन्यवाद नोट, डिस्क्लेमर है सर। इसमें प्रस्तावना है इसमें और प्रस्तावना और परिचय। उसके बाद फिर
भाग 2 में प्रति दावा का परिचय, प्रति दावा क्या है, प्रति दावा और वाद का अंतर, प्रति दावे के कानूनी आधार, इसकी पूरी डिटेल जानकारी इसमें मेरे द्वारा दी गई है, आप देख रहे हैं इसमें। उसके बाद प्रति दावा प्रस्तुत करने के लिए कानूनी प्रावधान, जैसा कि विषय सूची में सर बताया गया था, ये सर हमारा आ गया है अब जजमेंट, जो मैं बता रहा था आपको। लिमिटेशन एक्ट अनुच्छेद 113, प्रति दावा करने की समय सीमा 3 वर्ष की दी गई है, और भी समय सीमाएं दी गई हैं लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत। इसमें इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल अपीलेट जुरिडिक्शन SLP 23599 ऑफ 2018 अशोक कुमार कार्ला वर्सेस विंग CDR सुरेंद्र अग्निहोत्री एंड अदर्स, ये 2018 का फैसला है, एक महत्वपूर्ण फैसला है। सर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको ये हमारे जज साहब भी इसमें जो दिख रहे हैं, फर्स्ट जज साहब जो हैं जस्टिस NV रमन्ना, और दूसरे जज साहब हैं जस्टिस मोहन N शांता गोदर और जस्टिस अजय रास्ता। ये 3 जज साहब आप जो देख रहे हैं, इनकी खंडपीठ ने फैसला पारित किया है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण लिमिटेशन बताई गई है काउंटर क्लेम की, जो नीचे लिखा हुआ है लाल अक्षरों में आप देख रहे हैं, जैसे कि 3 जजों की पीठ ने कहा कि CPC के आदेश 8 रूल 6A लिखित बयान दर्ज होने के बाद प्रति दावा दाखिल करने पर कोई रोक नहीं लगाता है। रिटर्न स्टेटमेंट अगर आपने पेश कर दिया है और उसके साथ यदि आप काउंटर क्लेम पेश नहीं कर पाए हैं, तो उसके बाद भी आप काउंटर क्लेम पेश कर सकते हैं। इसमें आगे सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश महोदय ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि एक अदालत अपने विवेक का प्रयोग कर मुकदमे के मुद्दों को तैयार होने तक लिखित बयान के बाद भी प्रति दावा दाखिल करने की अनुमति दे सकती है। एक स्टेज और आगे बढ़ के उन्होंने बताया है, पहले में बताया था कि लिखित कथन के बाद भी पेश कर सकता है, लेकिन लिखित कथन आपने पेश कर दिया और वाद विषय, जिसको आप फैक्ट ऑफ इशू जिसको आप कह सकते हैं, या मुद्दे उनके विवाद के दोनों के मुद्दे वो तय होने के लिखित बयान के बाद भी प्रति दावा दाखिल, मुद्दों को तैयार होने तक लिखित बयान के बाद भी प्रति दावा दाखिल करने की अनुमति दे सकते हैं। इसमें आगे जो बताया गया है सर पूरी डिटेल के साथ इसमें जानकारी दी गई है। जस्टिस NV रमानी सर जो हैं जज साहब, उनकी अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने कहा कि CPC के आदेश 8 रूल 6A लिखित कथन बयान दर्ज होने के बाद प्रति दावा दाखिल करने पर कोई रोक नहीं लगाता है। तो इसमें अब सर मैं वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसमें लास्ट में सर मैं आपको पढ़ के बता देता हूं इसका जो निष्कर्ष है। जैसे कि आप ये लाल अक्षरों में सर आप देख रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है इसमें स्पष्ट लाल अक्षरों में, कि इसमें जो बताया गया है कि नंबर 1 इसका रीजन ये है, रिटर्न स्टेटमेंट और वाद विषय बनने से पहले भी लिया जा सकता है। तो नंबर 1 ही वादों की बाहुल्यता को रोकना न्यायालय का मुख्य मकसद है इसमें। नंबर 2 है पुनः परीक्षण की स्थिति को रोकने के लिए, क्योंकि बाद में इस स्टेज के बाद में अगर नहीं लिया गया और फिर बाद में प्रस्तुत किया गया और बाद में कभी स्वीकार किया गया, तो पुनः परीक्षण उनका होगा, नए वाद विषय बनेंगे। एक में मेरे खुद के प्रकरण का सर आपको हवाला देके बता देता हूं कि एक प्रकरण में 2015 में वादी ने वाद पत्र पेश किया था स्वत्व घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा का। हमने 17 में जो है कि उसका काउंटर क्लेम पेश किया था, और काउंटर क्लेम पेश होने के बाद हमारे काउंटर क्लेम पे ना तो वाद विषय बन पाए थे और ना ही हमारे काउंटर क्लेम का वादी ने जवाब दिया था। प्रकरण चलते 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 8 वर्ष बीत गए। 8 वर्ष बीतने के बाद उस प्रकरण को माननीय हाई कोर्ट ने शीघ्र सुनवाई की सूची में शामिल कर लिया और जज साहब को सूचना दी कि इसका शीघ्र निराकरण करके हमको भेजें। जज साहब के द्वारा डे टू डे उसमें तारीख लगाई जाने लगी। डे टू डे तारीख सर मेरे द्वारा कई बार निवेदन किया गया है कि सर मेरे को अन्य न्यायालयों में भी कार्य है, नो, मगर कोई समय नहीं दिया गया। वादी के बयान लिए गए फटाफट, प्रतिवादीगण के बयान लिए गए फटाफट। जब प्रतिवादीगण के साक्ष्य उसमें समाप्त होने की स्थिति आ गई, हमारे समाप्त हो गए लगभग, तब वादी को पता लगा कि उसने हमारे काउंटर क्लेम का जवाब पेश नहीं किया। वो तुरंत धारा 151 CPC के आवेदन तैयार करके लाए और न्यायालय की गलती बताते हुए कि न्यायालय की त्रुटि की वजह से आदेश पत्रिका में वाद विषय काउंटर क्लेम के जवाब हेतु नियत है ये लिखना भूल गए थे, और वो भी भूल गए थे, और इस वजह से उनका काउंटर क्लेम स्वीकार किया जाए। हालांकि मेरे द्वारा घोर आपत्ति की गई, भले ही न्यायालय के आदेश पत्रिका में वो रह गया हो, लेकिन ये तो वादी की जिम्मेदारी है कि वो काउंटर क्लेम पेश करे और वो न्यायालय की गलती को बताकर जो है कि अपना स्वयं का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी न्यायाधीश महोदय के द्वारा उनके काउंटर क्लेम को स्वीकार कर लिया गया, और स्वीकार करने के बाद
जो है कि मैं उसी स्टेज पे फिर मेरे द्वारा आदेश 14 नियम 5, जिसको वाद विषय में संशोधन का आवेदन भी कहते हैं, मेरे द्वारा पेश करके न्यायालय से निवेदन किया गया कि सर हमारा जो इनका काउंटर क्लेम भी आपने रिकॉर्ड पर ले लिया, और हमारा जो काउंटर क्लेम का जवाब आपने रिकॉर्ड पे ले लिया वादी का, और हमारा काउंटर क्लेम ऑलरेडी पहले से है, लेकिन उस पे जो वाद विषय आपके द्वारा नहीं बनाए गए। तो मैंने माननीय न्यायालय को कम से कम 6 वाद विषय का निवेदन किया संशोधन करके बनाने का, और एक और 14(5) का आवेदन पेश किया था मैंने आदेश 14 नियम 5 सीपीसी का, जिसमें मैंने लिमिटेशन का भी माननीय न्यायालय से निवेदन किया था। और मेरा माननीय न्यायालय से मुख्य निवेदन ये था इसमें कि इसमें जो वादी के द्वारा जो प्लीडिंग की गई है कि वादग्रस्त संपत्ति के मालिक वादी के दादा हैं, और उन्होंने जो आदेश 18 नियम 4 का शपथ पत्र पेश किया था उसके भी पैरा क्रमांक 3 में यही बात लिखी थी, और वाद पत्र के पैरा क्रमांक 2 में भी यही बात लिखी थी कि वादग्रस्त संपत्ति के मालिक वादी के दादा हैं। लेकिन उन्होंने वादी के दादा का वादग्रस्त संपत्ति के मालिक होने का कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया था, ना तो रजिस्ट्री पेश की, ना वसीयत, ना हिबानामा, मतलब किस आधार पे आप उसके मालिक हैं, कोई आधार उन्होंने पेश नहीं किया। तो मेरा माननीय न्यायालय से मुख्य फोकस यही था, माननीय न्यायालय से मेरा निवेदन यही था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 104 में बर्डन ऑफ प्रूफ ये वादी पर है सर, और वादी दावा मुख्य इसी आधार पर लेकर आया है। आप ये मेरा वाद विषय जरूर बनाए सर। मैंने माननीय न्यायालय से आर्गुमेंट में विशेष निवेदन किया, लेकिन माननीय न्यायालय ने मेरे निवेदन को अस्वीकार कर दिया और इस वाद विषय को नहीं बनाया। जब माननीय न्यायालय ने इस वाद विषय को नहीं बनाया, तब मेरे द्वारा उसी समय, ये तर्क की स्टेज के पहले की बात है, तर्क पे लगी हुई थी, मैंने आदेश 11 नियम 12 डिस्कवर ऑफ डॉक्यूमेंट दस्तावेज के प्रकटीकरण के लिए एक आवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। तो फिर दोबारा निवेदन किया कि श्रीमान आप माननीय न्यायालय के समक्ष मैंने आदेश 14 नियम 5 सीपीसी के तहत आवेदन लगाकर निवेदन किया था, लेकिन उसके तहत ये वाद विषय नहीं बन पाया है, तो ये दस्तावेज शपथ पत्र पे प्रकटीकरण करवा लिया जाए, और अगर ये पेश नहीं करते हैं तो आदेश 11 नियम 21 सीपीसी के तहत इनकी प्रतिरक्षा काट दी जाए। तो उस प्रकार से वो हमारे आवेदन भी अस्वीकार हो गए। अब न्यायाधीश महोदय हैं, जज साहब हैं, वो जो आदेश करें वो सर्वोपरि है, हम अपीलेट कोर्ट में आगे बताएंगे। लेकिन माननीय न्यायालय के द्वारा ये मुख्य वाद विषय जो था सर, जो है कि वादी के दादा संपत्ति के मालिक हैं, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ तो यही था, लेकिन वो वादी के दादा जो है कि मालिक होने का ना तो वाद विषय बनाया गया, ना शपथ पत्र पे प्रकटीकरण करवाया गया, और लिखित बहस मेरे द्वारा उसमें पेश की गई थी। लिखित बहस के शुरुआत में भी यही था, और कुछ मौखिक आधार पे वो आए थे लेके, जैसे मौखिक हिबा था। हमारा ये कहना था कि 1985 से अवैध कब्जाधारी है जो व्यक्ति है जिसने दावा लगाया, इसके जो है कि पिता अवैध कब्जाधारी है 1985 से, और वो बता रहा था कि उसके दादा इसके मालिक हैं, तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो साबित करे। अब वो साबित नहीं करेगा तो उसका दावा चलने योग्य नहीं माना जाएगा। लेकिन उसके बाद भी जो है कि हमारा दावा जो है कि आंशिक रूप से स्वीकार हुआ, और हम रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के आधार पर उसमें हमारे पक्षकार की ओर से दावा किया गया था, लेकिन माननीय न्यायालय ने आंशिक रूप से हमारी रजिस्ट्री के आधे भाग को शून्य किया और आधे भाग का मालिक उसको घोषित कर दिया, जिसके बारे में हमने आपत्ति ली थी कि सर ये दादा को मालिक होना बता रहा है इस आधे मकान का, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं किए, और हमारा रजिस्टर्ड विक्रय विलेख को आप स्वीकार करें। तो उसमें जजमेंट भी हो गया, अभी अभी जजमेंट हुआ उसमें, और माननीय न्यायालय ने हमारी रजिस्ट्री के आधे हिस्से को जो है कि मान्य किया, और आधे का मालिक उसको जो है कि घोषित किया। तो अब उसकी अपील हमारे द्वारा की जाएगी। जज साहब के द्वारा जो भी आदेश किया गया वो सम्मानीय आदेश है हमारे लिए, हम उसके आगे अपीलेट कोर्ट में अपील करेंगे। लेकिन ये जो चर्चा के दौरान मैंने आपको पर्सनल उदाहरण देके जो बताया, तो उसको बताने का मकसद ये है कि इस बीच आपको मेरी बातें सुनने के बाद बहुत सी चीजें सीखने को मिली होंगी सर। एक प्रैक्टिकली बात मैंने बताई थी आपको, अब हम आगे चलते हैं। तो ये सर जो आप देख रहे हैं ये पूरी ई बुक ही है, और इस ई बुक में ये पूरी जानकारी दी गई है, और ये लगभग लगभग अभी इस ई बुक के अंदर संभवतः 82 पेज तो हो चुके हैं सर, और कुछ और पेज में आगे ऑलरेडी इसमें ऐड कर रहा हूँ। तो ये ई बुक जो है कि मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर मैं इसको अपलोड कर दूंगा, वहां से आप चाहें तो इसको क्लिक करके आप परचेस कर सकते हैं। तो आज का सर जो हमारा वीडियो का टाइटल था कि काउंटर क्लेम कैसे फाइल करें, उसके बारे में मैंने सर आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। आज के वीडियो से रिलेटेड जो भी कानूनी जानकारी थी वो पूरी कानूनी जानकारी सर मैं आपको दे चुका हूं, और उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को सर आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। इसी से रिलेटेड मैं और भी वीडियो बनाऊंगा, उन सब की ई बुक एक ही होगी।
एक ही ई बुक को मैं अपलोड करूंगा अमेजोन पे और वहां से कॉपी पेस्ट करके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा। जिस किसी को भी आवश्यकता महसूस होती है वहां से आप परचेस कर सकते हैं। मात्र 99 रुपीज प्राइस रखी गई है, मात्र 99। आपको अगर आवश्यकता महसूस होती है तो आप वहां से परचेस कर सकते हैं। तो इसी के साथ ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।